हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं नूरुल सलाम आपका डिकोड एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO के 2009 से 2020 के पेपर्स के सॉल्यूशंस पार्ट 2 कंप्यूटर्स के एरिया का हम डिस्कस करेंगे। पिछली सीरीज़ में हमने शुरू के कुछ 2 साल के पेपर को लेके चला था। हमारे पास, मैंने आपको जिससे पहले ही बताया था कि हमारे पास टोटल 6 पेपर हुए हैं पिछले, अगर देखा जाए 2009 से 2020 के बीच हमारे पास कुल 6 पेपर हैं। उन 6 पेपर को हम 2-2 के हिस्से में डिवाइड करके आपको दे रहे हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर देखते हैं 2 साल के पेपर। 2 साल में पहला साल जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है 2019। 2019 पे कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे ज़्यादा आए थे और अच्छे स्टैंडर्ड के थे। क्या क्या क्वेश्चन थे, उनके क्या सोल्यूशन है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक जो कि 36 नंबर लिखा है, क्योंकि 35 हमने पिछली बार किया तो 36वां क्वेश्चन यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, है ना। तो यहाँ पे देखिए, स्पीड भाई ये तो है, स्टोरेज हाई स्टोरेज होता है ये भी है, रिलायबिलिटी ये भी है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, तो ये तो नहीं है। तो ये नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है ना। अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है कंप्यूटर के अंदर? तो देखो, कंप्यूटर के अंदर ये 6 मुख्य गुण होते हैं, ये विशेषताएं होती हैं। ठीक है, स्पीड होती है, ठीक है, एक्यूरेसी होती है, त्रुटि रहित होता है, इंटेलिजेंस होता है, वर्सटेलिटी होता है, मतलब सार्वभौमिकता, मतलब विभिन्न प्रकार के काम करने की क्षमता होती है, भंडारण मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, स्वचालन मतलब ऑटोमेटेशन होता है, मतलब वो ऑटोमेटिक चलता है, बस उसके बाद एक बार कमांड दिया और वो ऑटोमेटिक सब करता चला जाएगा। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? बिना थके बिना रुके काम करते रहना। आप काम करते करते थक जाओगे, लेकिन मशीन काम करते हुए नहीं थकेगी, है ना। तो ये इसकी विशेषताएं होती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? उसमें उपयुक्त में से सबसे अच्छा विकल्प बताइए, है ना। तो यहाँ पर पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे नंबर पे उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर, तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर और चौथे नंबर पे एप्लीकेशन और उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर। तो जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में 2 हिस्से होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो हिस्से होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर जिनको हम टच नहीं कर सकते, बल्कि वो प्रोग्राम्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को हम मूल रूप से 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर का जो पूरा सिस्टम होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब इनपुट आउटपुट स्टोरेज CPU। इनपुट मतलब इनपुट देने वाली चीज़ें, माउस कीबोर्ड एक्सेट्रा। आउटपुट मतलब मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइसेस। स्टोरेज मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस, जिससे आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए। और CPU मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब जिसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर में जटिल गणनाओं को कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये तो बात होगी हार्डवेयर की। ठीक, सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बा है, आपका मोबाइल भी बिना सॉफ्टवेयर के एक डब्बा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम की बेसिक नेसेसिटी होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल रहता है, एंड्रॉयड का जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सबका एक बेस होता है। हर बोल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है, जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, MS-DOS हो गया, मल्टीपल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
सिस्टम सॉफ्टवेयर को असिस्ट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र का पालन में शामिल नहीं है। मतलब कोई भी अगर आपको कमांड दिया जाए तो इनमें से कौन सी कोई एक कमांड नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी कमांड नहीं है। फेच मतलब खींचना, एक कमांड है, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब मेमोरी के सारे काम बता रहे। एग्जीक्यूट मतलब करना। मेमोरी भाई मेमोरी के अंदर ये सब होता है, मेमोरी की स्टोरेज डिवाइस है ना। डेटा को लाना, डेटा को ले जाना, डेटा को इनडायरेक्ट करना, ये सब मेमोरी में होता है। लेकिन मेमोरी में ये सब कमांड, मेमोरी कमांड नहीं करता है ना, मेमोरी के अंदर ही होता है। तो मेमोरी कोई कमांड नहीं है, मेमोरी की स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर ये सब कमांड चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मेमोरी, ठीक। चलिए, सिस्टम बस को तीन कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प सोचिए। सिस्टम बस मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जो बस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनमें से कौन सा सही विकल्प है? पहला ऑप्शन डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। दूसरा स्टार बेस और मेश और डेटा बस, कंट्रोल डेटा और स्टार बस, एड्रेस स्टार और मेश बस। देखो यहाँ पर अगर आपको जानकारी नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है। ये तो बस की टेक्नोलॉजीज़ है ना, और उसके जो बेसिक कार्यात्मक समूह हैं वो आपके एड्रेस, डेटा और कंट्रोल बस हैं। इसे याद रखिएगा, ये इसका सही जवाब है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ए। अब जरा देख लेते हैं। देखिए, सिस्टम बस इज अ सिंगल कंप्यूटर बस डेट कनेक्ट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब पूरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? सिस्टम बस का होता है। अगर सिस्टम बस के आर्किटेक्चर को देखें या उसके अंदर के हिस्सों को देखें तो उसमें कंट्रोल बस होता है, एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है। 3 तरह के बसिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये आपस में पार्ट्स के, कंप्यूटर पार्ट्स को कम्युनिकेट करने के लिए काम आते हैं। अब अगर हम डेटा बस की बात करें तो डेटा बस क्या करता है भाई? कंट्रोल बस क्या करता है? तो कंट्रोल बस डिटरमाइन द इट्स ऑपरेशन, मतलब सारे ऑपरेशंस को बताता है कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। अगर हम एड्रेस बस की बात करें तो डिटरमाइन वेयर इट शुड बी सेंट और रीड फ्रॉम, डेटा कहाँ से लाया जा रहा है या कहाँ से रीड किया जा रहा है, कहाँ भेजा जाएगा, ठीक है। और डेटा बस की अगर हम बात करें तो ये सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो यहाँ पर डेटा बस सबसे नीचे चलता है, ये सारी इंफॉर्मेशन को लेके चलता है, ठीक है। एड्रेस बस क्या करता है? ये एड्रेस को वेरीफाई करता है डेटा के, है ना, कहाँ लाना है, कहाँ ले जाना है। और ये जो कंट्रोल बस है ये सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। तो बस के अंदर 3 तरह की आर्किटेक्चर है, 3 हिस्से हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस और डेटा। किसका क्या काम है मैंने आपको ये भी बता दी है। अगर इसको ध्यान रखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आप कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया? इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। इनपुट, प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट, इनपुट, स्टोर, आउटपुट। देखो सबसे पहले तो इनपुट होगा, है ना। तो इनपुट शुरुआत में 2-3 जगह है, तो इसमें नहीं है तो इसको बाहर कर दो, रिजेक्शन मैटर लगा लेते हैं, ठीक। इनपुट के बाद देखो आउटपुट तो होगा, इसमें देखो आउटपुट ही नहीं दे रखा है तो ये भी बाहर हो गया। अब देखो ए और डी में तो इनपुट, स्टोर, आउटपुट, प्रोसेस है ही नहीं, है ना। तो प्रोसेस इसमें है नहीं, प्रोसेस के बगैर काम नहीं चलेगा, प्रोसेस तो करना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी नहीं। तो बचा क्या? इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट एंड कंट्रोल, ये पूरा होता है, ठीक। आप इसे देख सकते हैं, ठीक। अब कंप्यूटर एक सिस्टम है, यह निम्नलिखित 5 मुख्य कार्य करता है। क्या काम करता है? 5 करता है। इनपुट, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कंट्रोलिंग, ठीक है। इसे याद रखिएगा।
कंप्यूटर की संरचना में हम ये 5 चीज़ों को देखते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये इसके अंदर के 5 काम हैं, ठीक। तो इनपुट पहले होता है, फिर स्टोरिंग होता है, फिर स्टोर करने का प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर कंट्रोलिंग होता है, ठीक। इसका कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है जिससे आप समझ सकते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज बीच में आ गया और फिर पूरा कंट्रोलिंग चल रहा है। कंट्रोलिंग एक इनविजिबल प्रोसेस होती है। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। यूनी प्रोसेसर तो एक प्रोसेसर को आ जाता है। अगर सिंगल प्रोसेसर होगा ना तो यूनी प्रोसेसर, है ना। यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, एक से ज़्यादा तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है, जो कि आजकल आप देख भी सकते हैं, कई जगह पर यूज़ भी हो रहा है। चलिए यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को एकदम क्लियर रखिएगा। कंप्यूटर हमारे पास टाइप में 3 तरह के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर जो आपके जैसे बैरोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ये सब एनालॉग कंप्यूटर हो गए। डिजिटल कंप्यूटर जो आप घर में यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप एक्सेट्रा। और हाइब्रिड कंप्यूटर हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन या आपका बोल सके ECG मशीन एक्सेट्रा। पर्पस के हिसाब से 2 तरह का कंप्यूटर होता है, जनरल पर्पस और सिंगल पर्पस, है ना, या स्पेशल पर्पस होता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर आपका जनरलाइज होता है, वो हर कोई यूज़ करता है। स्पेशल पर्पस जो होता है या सिंगल पर्पस जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेशन या स्पेसिफिक हाई कैलकुलेशन के यूज़ होता है। ये महंगा होता है, ये सस्ता होता है ना। ये सुपर कंप्यूटर इसी श्रेणी में आ जाता है, किसमें? स्पेशल पर्पस में। और अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर को साइज़ के अकॉर्डिंग, तो सबसे छोटा सब, ठीक है, सब माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये साइज़ का घटता हुआ क्रम है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर साइज़ को तो हम इसमें यहाँ पर ना लें तो बेहतर है। साइज़ से बेटर है कि यहाँ की स्पीड इसमें ज़्यादा है। जैसे ऊपर नीचे आते स्पीड बढ़ती चली जाती है ना। और साइज़ के कारण माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं, याद रखिएगा। और माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो ये मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, ठीक है, और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इनका यूज़ और कॉस्ट अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी और स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? किसी पद्धत समस्या के लिए समाधान पहुंचने का चलनंशा विवरण, मतलब क्रमबद्ध तरीके का जो विवरण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है ना। तो इनमें से किसी भी प्रोसेस का जो एक सिस्टमैटिक वे होता है, स्टेप बाय स्टेप, वो इनमें से किसके द्वारा बताया जाता है? तो पहले नंबर पर एल्गोरिथम है ना। दूसरे नंबर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो भाई देखो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोई चरणबद्ध तरीका नहीं बल्कि कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा होता है। अभी मैंने आपको बताया, तो ये तो बाहर हो गया। अब इसमें क्या बचा? एल्गोरिथम की प्रोग्राम। तो भाई देखो, आपका लिखा हुआ है चरणंशा विवरण, मतलब क्रमबद्ध तरीके से दिया गया विवरण, है ना, सेट, ठीक है। और एल्गोरिथम और प्रोग्राम में ज़्यादा अंतर नहीं होता। एल्गोरिथम ये विवरण ही होता है, और जब इसको हम प्रॉपर तरीके से कोड कर देते हैं ऑर्गेनाइज वे में, तो वो प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एल्गोरिथम। उसी कॉन्सेप्ट पर हम किसी भी लैंग्वेज का पैरामीटर्स को यूज़ करके प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, पहले एल्गो बनता है फिर प्रोग्राम बनता है, ठीक है। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वन मस्ट बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू सॉल्व अ वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम। तो ये एक सीक्वेंस होता है। अब इसी सीक्वेंस को जब हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रोग्राम हो जाता है। इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ मशीन फॉलोज। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? ठीक है, प्रोग्रामिंग इज मेक मशीन वर्क्स, है ना। और प्रोग्रामिंग क्रिएट इंस्ट्रक्शन दैट मशीन फॉलोज, ठीक है। जो प्रोग्राम मशीन पे लगता है इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा।
तो एल्गोरिथम क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एल्गोरिथम पहले बनता है, प्रोग्राम बाद में बनता है। कभी भी प्रोग्राम से पहले एल्गो डिज़ाइन किया जाता है, उसके जो तरीके हैं, फिर हर तरीके पे प्रोग्राम का पूरा इंस्ट्रक्शंस और सेट्स फॉलो होते हैं, तब जाके चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 क्या कहें, निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के दौरान क्या बोल रहा है, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होते हैं। क्रियान्वित होने का मतलब एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, जब डेटा प्रोसेस होता है तो सारे के सारी चीज़ें कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ALU, फिर इंफॉर्मेशन यूनिट IU, ठीक है, ठीक, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट। भाई आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट तो हो नहीं, इंफॉर्मेशन यूनिट करके कोई यूनिट बनती नहीं है, तो ले दे के सारा काम कहाँ पे चलता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना। सीपीयू का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इसे याद रखिएगा। सीपीयू में ही डेटा प्रोसेसिंग होती है, उसमें कहाँ होती है, ALU में, है ना। देखते हैं इसको। सीपीयू के दो हिस्से होते हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंट्रोल करना, और सारे ऑपरेशंस वेल परफॉर्म कहाँ होते हैं, पूरी तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं ALU के अंतर्गत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहना ये चाह रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट, किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है वर्तमान में। वर्तमान मतलब ये 2019 का पेपर है, तो 19 मतलब आज से 2 साल पहले। तो कौन सा जनरेशन चल रहा है, दूसरा, पांचवा, छठा, तीसरा। तो करेंटली वी आर इन 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन जनरेशन में चल रहे हैं, 5वीं जनरेशन में चल रहे हैं। अभी 5वीं जनरेशन 1989 से शुरू हुई है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलग अलग जगह पे इसके पीरियड्स अलग अलग दिए हैं, लेकिन 1989 ही एक स्टैंडर्ड पीरियड है, तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए। और 1989 से अब तक जो चल रहा है वो यही चल रहा है। कंप्यूटर की अभी तक कितनी जनरेशन आई है, 5 जनरेशन आई है, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो थी ये आपकी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से शुरू हुई। इस पे वैक्यूम ट्यूब्स ज़्यादातर यूज़ होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। फिर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे वैक्यूम ट्यूब की जगह पर, साइज़ छोटा हुआ, स्पीड तेज़ हुई, सस्ते हुए। ठीक है, फिर आया IC और साइज़ छोटा हुआ, ठीक है, सस्ते हुए, हीट कम कैरी करने लगे। फिर माइक्रो प्रोसेसर, फिर AI और ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इस तरह से क्या हुआ, जैसे जैसे जनरेशन बीतती गई कंप्यूटर छोटा होता चला गया और यूज़र फ्रेंडली होता चला गया, इजी टू यूज़ होने लगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की कुल कौन सी जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है ना। और प्रोसेसर की तो बहुत जनरेशन चलती है। जब मार्केट में वो कंप्यूटर लेने जाते हो ना, तो बोलता है 11 जनरेशन का प्रोसेसर है, तो उसको इससे ना कंफ्यूज होगा। लैंग्वेज की भी अलग जनरेशन चल रही है। ठीक है, हम यहाँ पे कंप्यूटर की जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक, ईयर्स वैरी करते हैं अलग अलग किताब में। ठीक, तो आप इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। चलिए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है। मतलब फोन लाइन पर डिजिटल डेटा को भेजने के लिए इनमें से किस डिवाइस का उपयोग किया जाएगा, है ना। USB, स्कैनर, दूसरे नंबर पे क्या है, स्कैनर, तीसरे नंबर पे प्रिंटर और चौथे नंबर पर मॉडेम। तो देखो, फोन पर डिजिटल डेटा आप, अब तुम सोचोगे प्रिंटर या स्कैनर में से कुछ होगा, है ना, दोनों गलत है। USB भी गलत है। मॉडेम बेसिकली आपका एक तरह का सिग्नलिंग डिवाइस होती है, और जब भी आप इंटरनेट लगवाते हो सबसे पहले मॉडेम लगती है आपके यहाँ। ठीक है, मॉडेम की अगर हम बात करें तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन
डीमॉड्यूलेशन, है ना। शुरू का दो MO और DEM ले लिया इन दोनों का, तो ये बन गया आपका मॉडम। तो मॉडम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। मतलब सिग्नल को मॉड्यूलेट करना फिर डीमॉड्यूलेट करना, ठीक है। ये देखिए मॉडम कुछ इस तरह से होती है और यही क्या करती है, आपके मोबाइल तक चीज़ों को पहुंचाती है बाया वायरलेस, ठीक है, या फिर कनेक्टिविटी कैसे भी आप कर सकते हैं, बाया इंटरनेट भी आप भेज सकते हैं, मेल या जीमेल के थ्रू, ठीक। तो इसे समझ लीजिए, ये इसकी कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर जिस तरह मतलब 0-1 के फॉर्म में सारे आंकड़ों को स्टोर करता है, उसको बाइनरी नंबर सिस्टम, टेक्स्ट नंबर सिस्टम, नंबर यूनिट। तो भाई देखो, बाइनरी मतलब होता है 2। आपके पास नंबर सिस्टम कई तरह के हैं कंप्यूटर में, और बाइनरी सबसे ज़्यादा, क्योंकि कंप्यूटर हर चीज़ बाइनरी फॉर्म में समझता है, 0-1-0-1, ठीक है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। ऑफ ऑन जैसे स्विच होता है ना, ऑफ ऑन, वैसे ही आपका कंप्यूटर भी दो ही चीज़ों को सुनता है, येस और नो, ठीक। आपके पास नंबर सिस्टम में अगर देखा जाए तो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना, 10 डिजिट होती है 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी में 0 और 1। ऑक्टल में 8 होती है 0 से 7 के बीच में। और अगर हम बात करते हैं हेक्सल में आपके होते हैं 16, ठीक है, 0 से 15 के बीच में होती है। इसमें कोडिंग चलती है, मैंने पिछली क्लास में इसका आपको बताया भी था। आपके पास नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज़्यादा ही बन सकते हैं, एक क्वेश्चन तो 100% डन ही है मान लीजिए, क्योंकि पेपर को अगर थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। BCD का पूरा नाम क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक। दूसरा ऑप्शन बिट कंट्रोल डेसिमल। तीसरा बाइनरी कोडेड डिवाइस। चौथा बाइट कोडेड डेटा। तो देखिए यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, और BCD कंप्यूटर में यूज होने वाली एक टर्मिनोलॉजी है, और इसका फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल इज अ weighted code because each decimal digit can be obtained from its code word by assigning fixed weight to each code bit, ठीक है। ये एक डिफाइनिंग डेटा होता है जो कि हर कोड में कुछ ना कुछ वेटेज होता है, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, और ये 8, 4, 2 और 1 के फॉर्म में होती है, ठीक है। इसीलिए इसे 8421 कोड भी कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, 8421 कोड्स, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से भी जाना जाता है ना। तो प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट। तो भाई यहाँ पे बात हो रही मेमोरी की, तो ये प्रोसेसिंग यूनिट तो होगी नहीं क्योंकि मेमोरी में नहीं आता है। बचा क्या, ABC। अब देखो रिजेक्शन मेथड लगाओगे, थोड़ी सी भी जानकारी होगी, इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ऑफ प्राइमरी मेमोरी, तो भाई दोनों सेम चीज़ है, दोनों एक साथ नहीं ले सकते। तो बचा क्या, ऑक्सिलरी मेमोरी में होती है जो अलग से होती है, जो अलग होती है, जो अलग से हम लगा सकते हैं, वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, है ना। तो इसे याद रखिएगा। ऑक्सिलरी मेमोरी के रूप में हम और किसको जानते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी हमें, आप सेकेंडरी मेमोरी को भी, सेकेंडरी स्टोरेज को भी ऑक्सिलरी मेमोरी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, इट्स यूज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी की जो लिमिटेशन है उसे कम करने के लिए होती है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड लिखा हुआ लेकिन ज़्यादा होती है, और द कॉस्ट पर बिट स्टोरेज का इसमें बहुत लो होता है। रैम का कॉस्ट बहुत महंगा होता है लेकिन इसका लो होता है, ठीक है। मेन मेमोरी से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है, और सबसे खास बात ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब अगर अचानक से सिस्टम की लाइट डाउन या सिस्टम शट डाउन हो गया तो मेमोरी डिलीट नहीं होती है, और इसको सेकेंडरी मेमोरी के रूप में भी
जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है ना। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबके पास फ्लैश ड्राइव होगी, है कि नहीं, कुछ लोगों को छोड़ के, है ना। माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, पेन ड्राइव। तो भाई देखो, फ्लैश ड्राइव तो पेन ड्राइव को ही कहा जाता है। फ्लैश मतलब क्विक, फ्लैश मतलब क्विक डिवाइसेस, कुछ क्विक मेमोरी के रूप में किसे जानते हैं हम, पेन ड्राइव को। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये वेफर के है, ट्विस्टर है, की है, फोकस है, नेचर है, क्लासिक है, लिनक्स है, काइनेटिक है, गायरो है। ये फ्लैश ड्राइव्स के एग्जाम्पल्स हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए, WORM का पूरा नाम क्या है? ठीक है, WORM का पूरा नाम क्या है? ठीक है, WORM, राइट वंस रीड मैनी, पहला ऑप्शन। दूसरा, राइट रीड मेमोरी, वाइप ओनली रीड मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, है ना। देखो ये वाला तो दोनों गलत हो गए भाई, W यूज ही नहीं हो रहा है ना, तो ये तो चले गए। अब बचा क्या, A और C। तो यहाँ पर देखो, ये वाइप ओनली रीड मेमोरी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, राइट वंस रीड मैनी, ये आपका मेमोरी को कहते हैं। वॉर्म जो सीरीज आती थी उस पर लिखा रहता था पहले। तो इसका सही जवाब क्या है, राइट वंस रीड मैनी, है ना, राइट वन रीड मैनी, WORM, इसे याद रखिएगा। फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, या फुल फॉर्म देख सकते हैं। वॉर्म स्टैंड फॉर राइट वंस रीड मैनी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी इररिलेवेंट है सब, तो इसीलिए ए वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में कंपाइल टाइम त्रुटि को चुनिए, लॉजिकल त्रुटि, सिंटैक्स त्रुटि, एप्लीकेशन त्रुटि और टेस्टिंग त्रुटि। ठीक है, तो देखिए कंपाइल टाइम जो आपकी त्रुटि बाहर आती है, हमेशा याद रखिए कंपाइलेशन में हमेशा सिंटैक्स एरर बाहर आती है। कौन सी एरर, सिंटैक्स एरर, इसे याद रखिएगा। तो ये इसका सही जवाब है। बाकी जो लॉजिकल एरर होती है वो कंपाइल टाइम में नहीं बाहर आती है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दशमलव भिन्न संख्या 8125 को इसके बाइनरी समकक्ष में बदलें, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन है। दशमलव नंबर है 0.8125, इसको डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो इसका एक प्रोसीजर होता है ना। हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 10 1 4 5, 2 1 ज़ा 2 और 8 12 16, तो ये आपके पास नंबर आ गया। ठीक, इस नंबर में से जो पॉइंट के इस तरफ है उसको हमने इधर रख लिया और बचे हुए को फिर अगले में लगा दिया 625। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, 10 का 1 और 2 दूनी 4, 1 5, 5 और 6 दूनी 12, 1.2। ठीक, देखा जाए तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 निकाल लेंगे और 0.25 को अगले उसमें भेज देंगे। फिर इस पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 आया, 0.5 आया तो यहाँ पे क्या निकला 0, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 आया, 1 के बदले यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, तो हमेशा याद रखिए जो भी जब तक इसको करेंगे, जब तक यहाँ पर पॉइंट की इस तरफ हमें 0 नहीं मिल जाता है ना, तब तक इसे करते रहेंगे। और देखो ये नंबर्स हम करते चले जा रहे हैं। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट के इस तरफ वाले नंबर को लेना है और दूसरे तरफ वाले को आपको अलग निकाल लेना है।
ठीक, ऊपर से नीचे लगा, यहाँ तक हो गया। अब इस नंबर को लिख देंगे ऊपर से नीचे की तरफ, इस नंबर को अब ऊपर से नीचे की तरफ लिख लेंगे, ठीक। पॉइंट लगाया 1101 ऐसे लिख लिया और यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर आंसर, तो यहाँ पर कौन सा आंसर मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है आपका डी वाला, तो डी वाला इसका सही जवाब है। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि भाई जो भी नंबर है आपका, जैसे 8125 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और इधर वाला जो भी नंबर आएगा वो हमेशा आप लिखते चले जाओगे और तब तक लिखोगे जब तक इधर वाला नंबर 0 नहीं हो जाएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और आपको ये मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया हो। थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल है, लेकिन कठिन चीज़ तब तक कठिन होती है जब तक वो आती नहीं है। एक बार आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, दशमलव संख्या 759 के समकक्ष ऑक्टल संख्या में बदले, है ना। तो यहाँ पे दशमलव संख्या 759 है, इसके समकक्ष ऑक्टल में इसको बदलिए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इसके समकक्ष ऑक्टल संख्या में कैसे आप इसे बदलेंगे। यहाँ पे दशमलव नंबर दिया हुआ है और इसके समकक्ष ऑक्टल में आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर है 759, ठीक है, 759। अब ऑक्टल मतलब होता है 8, तो 759 को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हमने 8 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 9 72 और फिर 4 टाइम्स, है ना, 72, और फिर क्या बचा आपका, इधर मैं किनारे आपको दिखा देता हूं करके ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 9 72 और 72, फिर ये बचा आपका 39 और फिर 4 32, ठीक, कितना बचा 7। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 7, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 8, फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 8, है ना। अब 94 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 8 और 1 4, ठीक है, और 8 2 16 होता है तो वो तो जाएगा नहीं, तो फिर 1 टाइम में, ठीक। तो अब क्या बचा, अब यहाँ पर बचा आपका 8 2 6 रिमाइंडर बचा और यहाँ पे 11 है। अब फिर 8 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 1 8, है ना, और यहाँ पे बचेगा आपका 8 3 11, ठीक। और यहाँ पे ये 1 सीधे सीधे उतर आएगा क्योंकि इससे छोटा है, तो तब तक करेंगे तो छोटा नंबर नहीं मिल जाता है, मिल गया छोटा नंबर 8 से, ठीक। तो ये 1 हो गया। अब ये नीचे से सीधे ऊपर लेके जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, 1 3 6 7। तो जैसे हम नीचे से ऊपर लेके गए ये 1 3 6 7 हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पे 1 3 6 7 मिल रहा है, हाँ ये है आपका सी वाला, सी वाला इसका सही जवाब होगा, ठीक है। दशमलव के समकक्ष ऑक्टल संख्या में बदलने का ये तरीका है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो OCR पहला ऑप्शन है, OCR, OMR, COM, MICR। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया डेटा प्रविष्टि मतलब डेटा जो है आपको इनपुट मिल रहा है तो उसको किस तरीके से नहीं लिया जा सकता है। तो मेरे को OCR तो है, OMR भी है, MICR भी है,
ये सब डेटा के इनपुट लेने की मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू आप लेते हैं, लेकिन COM करके कोई मशीन नहीं होती है। तो इसका सही जवाब क्या है, यही वाला इसका सही है, तो इसे याद रखिएगा COM। ठीक, अब देखिए आपके OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, OMR शीट जो आपकी होती है इस मशीन से चेक होती है, और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, तो ये भी आपका बोल सकते हैं चेक वगैरह में नीचे लगा होता है, जिससे MICR कोड से पहचान करके आपके चेक की ओरिजिनलिटी को चेक किया जाता है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए MS वर्ड की डैश सुविधा तक डॉक्यूमेंट की सूची बनाने में मददगार होती है। ठीक है, MS वर्ड में डैश सुविधा तक डॉक्यूमेंट में सूची मतलब लिस्ट बनाने में, तो लिस्टिंग करने में बुलेट्स यूज़ होते हैं, है ना, बुलेट्स ऐसी होती है, ऐसे होते हैं, है ना, या नंबरिंग यूज़ होती है, तो ये वाला एकदम सही है। ठीक है, जब भी MS वर्ड में हम सूचियाँ तैयार करते हैं तो बुलेट से नंबरिंग का इस्तेमाल करके काम करते हैं। ठीक है, अब देखो आपका 19 का पूरा हो गया पेपर, अब आते हैं 2014 के पेपर को। ठीक है, विच केबल ट्रांसमिट डेटा इन फॉर्म ऑफ लाइट बीम, है ना, वो कौन सी केबल होती है, डेटा को लाइट के बीम के फॉर्म में ट्रांसमिट करती है। ठीक है, सीरियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल या ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल या ईथरनेट केबल। तो आज के टाइम में ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके लाइट बीम के फॉर्म में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर डिवाइसेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस्तेमाल होता है, और लाइट बीम बिना लॉस के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी से भेज देती है, जिसकी वजह से ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और आज के टाइम में ये आपके 4G से तेज नेटवर्क का है, ये हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा रहा है। आजकल आप देख रहे हैं एक्सट्रीम फाइबर करके कई सारी जगहों पर आपको मिलता है, तो वो फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो यही वाला केबल होता है जो डेटा को हाई स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ नॉट एन ऑप्शन ऑफ फाइल मेनू इन वर्ड प्रोसेसिंग। इनमें से वर्ड प्रोसेसर में फाइल मेनू के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, सेव, न्यू, ओपन, अनडू, है ना, तो भैया अनडू का ऑप्शन नहीं होता है, आप देख भी सकते हो। ठीक, ये देखिए फाइल मेनू है, आप वर्ड प्रोसेसर के फाइल मेनू को जैसे ही खोलोगे तो ये ऑप्शन आएगा, देखो सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट। अनडू कहीं नहीं है, अनडू बाहर होता है, इसे याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, अनडू ऑप्शन। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईच स्प्रेडशीट फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक बिकॉज, स्प्रेडशीट फाइल जितनी भी होती है उसको हम वर्कबुक क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन बार का चार्ट एंड ग्राफ्स, इट कंटेन टेक्स्ट एंड डेटा, इट कैन बी मॉडिफाइड, इट कैन कंटेन मैनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स। बिल्कुल सही है, डी वाला एकदम सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी शीट्स होती हैं। देखो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम इसको वर्कबुक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बुक में क्या होता है, मल्टीपल, एक बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर इसमें मल्टीपल शीट्स और वर्कशीट्स होती हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। द इनकमिंग ईमेल मैसेज आर स्टोर इन, जो भी इनकमिंग ईमेल मैसेज आते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, सेंड बॉक्स, आउटबॉक्स, इनबॉक्स। इनबॉक्स में ही सारे इनकमिंग होते हैं, और जो भी मैसेज आप भेजते हो वो सेंड में होते हैं। सेंड में कहाँ पर, सेंड में। ठीक है, जो मैसेज आप भेजते हो किसी को वो अगर आपको चेक करना है सेंड मैसेज में होते हैं। अब मान लीजिए कभी कोई मैसेज नहीं सेंड होता है, बीच में अटक गया, तो वो आउटबॉक्स में फंसा रहता है, तो आउटबॉक्स में जाके आपको फिर से उसे रीसेंड करना होता है। और ट्रैश में जो मैसेज डिलीट हो जाते हैं ना, उसे आप ट्रैश में डालते हो, इसे याद रखिएगा। तो ट्रैश मतलब डिलीट मैसेज, है ना, वो वहाँ पे पड़े होते हैं, कभी आप रिट्रीव भी कर सकते हो। ट्रैश में आपको खाली करना रहता है, अगर आप उसे नहीं खाली करोगे तो मैसेज जो डिलीट किए वो बाद में रिट्रीव भी हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पिछले पेपर में भी था इस तरह का क्वेश्चन, इस पेपर में भी है। द डिवाइस यूज्ड टू रीड डेटा एंड प्रोडक्ट लेबल इज, ठीक है, डेटा ऑन प्रोडक्ट लेबल, कोई प्रोडक्ट लेबल के ऊपर जो बार कोड होता है ना, उसको रीड करने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक रीडर। भाई ये तो आपके अंगूठे को MICR रीडर
ये तो इंक वाला है, OCR भी अलग है। बारकोड रीडर भाई आपका जो लेबल होता है ना, इस तरह का लेबल होता है, उसमें ऐसी ऐसी पतली मोटी लाइनें बनी होती हैं, तो बारकोड रीडर होता है। बारकोड होता है, बारकोड को रीड करने वाला रीडर बारकोड रीडर। आप देख सकते हो ऐसा, ये देखिए ये बारकोड लाइंस है और ये बारकोड रीडर है, ठीक है। इससे आपकी प्राइस टैगिंग हो जाती, ठीक। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों पर प्राइस नहीं लिखा होता, बारकोड दिख लगाएंगे प्राइस एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए, द ऑप्शन टू कंबाइन 2 और मोर सेल टू फॉर्म अ सिंगल सेल। 2 या 2 से अधिक सेल्स को सिंगल सेल्स में जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, ज्वाइंट, मर्ज, स्प्लिट, कंबाइन। भाई स्प्लिट तो नहीं करेंगे, स्प्लिट मतलब अलग करना होता है। अब बचा क्या, 3 बचे। अब देखो कंबाइन, ज्वाइंट, मर्ज, जिसको नहीं पता होगा, कभी किया नहीं होगा, वो गलत लगा देगा। इसमें सही जवाब क्या है, मर्ज, ठीक। कभी आप ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो, कंप्यूटर यूज़ करोगे तभी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये देखिए ये 2 सेल हैं, ठीक है। 3 सेल को एक साथ लिया और राइट क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है डिलीट सेल, इंसर्ट सेल, मर्ज सेल, सिलेक्ट सेल, है ना। तो देखो 2 टेक्स्ट अगर मर्ज करना है तो यहाँ पर मर्ज सेल का ऑप्शन होता है, उससे आप कर सकते हो। ज्वाइंट या कंबाइन करके कोई भी नहीं आ रहा है आपका, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, द इक्वेशन P स्क्वायर Q is equals to what? What effect applied in the word processor to 2 in equation, है ना। तो 2 के ऊपर कौन सा लगा हुआ है, अपलोड, सुपरस्क्रिप्ट, डाउनलोड, सबस्क्रिप्ट। तो देखो इसके ऊपर लगा है सुपरस्क्रिप्ट। पावर वगैरह जब भी चलती है तो सुपरस्क्रिप्ट की मदद चलती है। ये देखिए ये आपके पास वर्ड का ऊपर का हेडर है, देख सकते हो ऊपर का हेड है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये देखिए ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है ना। जैसे H2O लिखना है तो नीचे अगर 2 आ रहा है तो ये सबस्क्रिप्ट है। ये किसका एग्जाम्पल है, सबस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आपका H स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर, B क्यूब, इस तरह का कोई फॉर्मूला बन रहा है तो इसमें लगेगा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर जाना, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे आना, ठीक है। ये देखिए ये अंडरलाइन का है, ये इटैलिक का है, ये बोल्ड का है, ठीक है। और ये ग्लो का है, ये मार्क का है, ये कलर चेंज करने का है। तो सारे ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। ये देखिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये सब यहाँ पर होता है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेल, रिव्यू, व्यू, ये इतने ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनसे आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। तो ये जो 3, 3, 6, 3, 9 फाइल को मिला के 10, तो 10 चीज़ें यहाँ पर आपके वर्ड प्रोसेसर के ऊपर दिखाई देती हैं। ये नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बार इज नॉट पार्ट ऑफ अ राइटर इंटरफेस इन वर्ड प्रोसेसर, है ना। देखो वही क्वेश्चन जो भी मैंने बताया उसी का ही आपको फिर से मिल गया। तो कौन सा नहीं होता है भाई, मेनू बार होता है, टूल बार होता है, स्टेटस बार होता है, लेकिन फॉर्मूला बार करके कुछ भी नहीं होता है। तो भाई यही सही जवाब हो गया, क्लियर है। तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर फॉर्मूला बार करके कुछ नहीं होता है, स्टेटस बार होता है, टूल बार होता है, मेनू बार होता है, लेकिन फॉर्मूला बार नहीं होता है, ठीक। इनेबलिंग ई गवर्नेंस थ्रू ICT कंट्रीब्यूट टू, है ना, ठीक है। ICT के थ्रू ई गवर्नेंस को इनेबल करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, ई गवर्नेंस से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिटीजन्स की अवेयरनेस, ठीक है, गुड गवर्नेंस, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, भैया ये सब मिलेगा। क्यों, क्योंकि गुड गवर्नेंस मतलब ये सब कुछ, तो ये सब इसमें आ जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर, ओके। तो यहाँ पर हमने 2 साल के पूरे पेपर देख लिए हैं। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाते जाइए, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में, लास्ट पार्ट में हम और मिलेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।